हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीरीज़। आज जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चैप्टर शुरू करने के पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है राहुल सोनोने। अभी हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है, इसमें रेशियो किसको बोलेंगे और प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे, पहले तो इसको समझो। ठीक है, देखो, अगर मैंने लिखा A:B, ठीक है, और कोई भी एक वैल्यू लिख दिया, मान लो 2:3, तो इसको हम रेशियो बोलेंगे। बिल्कुल, इसको मैं क्या बोलूँगा कि एक रेशियो है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने लिखा A:B और यहाँ पर ऐसे 4 डॉट दिए, देखा होगा ना वैसे आपने। ठीक है, A:B और ऐसा आपने लिखा और यहाँ पर लिखा C:D। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। बिल्कुल, इसको हम प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ A/B, तो ये इसके जगह इक्वल टू लिख दिया, और तो ये हो जाएगा C/D। वैसे यहाँ पर A/B है, तो इसको मैं A/B लिख सकता हूँ, और A/B की वैल्यू क्या है, 2:3, दैट इज 2/3। तो बिल्कुल ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पर अगर मान लो A/B है या तो A:B है, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, C:D के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये वाला रेशो और ये वाला रेशो एक दूसरे की बराबर होगा, चाहे वैल्यू अलग अलग हो, वो एक ही आने वाली है बाद में। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद में वैल्यू एक ही हो जाएगी। जैसे मान लो कि ये है A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 2/4, और C/D की वैल्यू अगर मान लो कि ये है 8 और ये हो गया 16, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16। तो ये कितना आ गया, 1/2 बराबर 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर 2 है, 3 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, A:B, B:C, C:D, ऐसा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो ये होता है रेशियो और ये होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, ये है रेशियो और ये है प्रोपोर्शन। अब देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, अगर कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको कोई तकलीफ आगे में नहीं जाने वाली है। जैसे अगर सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको बताऊं तो सिंपल रेशियो। अब ये सिंपल रेशियो क्या होता है, अब ये सिंपल रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो इसको हिंदी में कहा जाता है सरल अनुपात। सरल अनुपात। ठीक है, अब ये देखो, इसके पहले हमने ये देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में कहा जाता है अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है, एंड की जगह एवं लिख देता हूँ, समानुपात। समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम सिंपल रेशियो की बात कर रहे हैं। सिंपल रेशियो का मतलब होता है सरल अनुपात। तो सिंपल रेशियो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिखा A:B। ठीक है, A:B और A की वैल्यू ले लिया 15 और B की वैल्यू मान लो ले लिया मैंने 35। ठीक है, A:B की वैल्यू मैंने कुछ तो भी ले लिया। ठीक है, 15:35, इस तरह से मैंने कुछ वैल्यूज ले लिया। अब इस केस में अगर मैं डिवीजन के फॉर्म में लिखूँ, इस फॉर्म में लिखूँ A/B के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 15/35 बराबर। तो अभी आप खुद ही देखो, इनमें डिवीजन होता है क्या, A और B में कोई ऐसा कॉमन चीज़ है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 15 को, और 2 से डिवाइड कर सकते हैं 35 को, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 3 से कर सकते हैं क्या, चलो 3 से करके देखते हैं। 5 और 3 8, नीचे में 5 और 3 8 होता है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कब होता है, जब यहाँ पर 5 और 4 होता, तो 5 और 4 9 हो जाता, और 9 को 3 से भाग जाता है, तो पूरे नंबर को 3 से भाग जाता था। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि
9 होता था, 39 अगर यहाँ पर होता था 35 की जगह, तो 9 और 3 12, और 12 को 3 से जाता है क्या, तो जाता है, तो पूरे नंबर को 39 को भी 3 से भाग जाएगा ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 35 है तो बिल्कुल 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा ही नहीं, तो 5 की बात करते हैं। आखिरी में 5 है, जिस नंबर के आखिरी में 5 होता है उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों भी, न्यूमरेटर में भी 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो चलो 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, तो 3/7। ये जो 3/7 आया है ये बाद में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, एक को छोड़ दो, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करके देखो, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये आगे में कोई भी नंबर से ये नंबर, दोनों भी नंबर डिवाइड नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब जब आपको सरल अनुपात लाना है तब क्या करना है आपको, HCF LCM HCF हम पढ़ने वाले हैं। HCF आपको क्या लाना है, 1, मतलब वो आगे में फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल रेशो। सिंपल रेशो में ज़्यादातर चीज़ें हमको लाना पड़ेगा। ओके, इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल है। ठीक है, बेसिक से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल रेशो हो गया। अब सिंपल रेशो में एक चीज़ याद रखना, सिंपल रेशो में अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इफ़ A = 5 लीटर, A = 5 लीटर एंड B = 2 मीटर, तो क्या इनको मैं रेशो में लिख पाऊंगा, A/B = ? लिख पाऊंगा, यस और नो? तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों के दिमाग में अंदर आया होगा कि नो। क्यों नो आया होगा, क्योंकि ये है लीटर में और ये है मीटर में, दोनों भी यूनिट्स यहाँ पर कैसे है, डिफरेंट है। लेकिन जब रेशो की बात आती है तब दोनों भी यूनिट को हिंदी में हम बोलते हैं मात्रक, तो मात्रक कैसे होना चाहिए, समान होने चाहिए। अगर मात्रक समान है तो ही क्या बनेगा, उसका रेशो बनेगा। तो यहाँ पर मात्रक अलग अलग होने के कारण इनका रेशो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या तो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये लीटर में है और ये मीटर में है, तो 5/2 अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, A/B = 5/2 गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल रेशो हो गया, इसके बाद में दूसरा कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रेशो। ठीक है, इनवर्स को आप समझते हो, इनवर्स को ही हम लोग रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल रेशो भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो रेसिप्रोकल रेशो है इसको हिंदी में कहा जाता है विलोमानुपात। अब ये विलोमानुपात की बात करेंगे तो इनवर्स रेशो, जैसे फॉर एग्जांपल A/B मैंने लिखा, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा B/A। ठीक है, A/B अगर मैंने लिखा तो A/B का इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा, B/A। इतना आसान है। ठीक है, इनवर्स रेशो इतना आसान है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम्पल तो नहीं लेकिन ऐसे प्रॉब्लम हमको आगे में देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ A की आय मतलब इनकम, A की आय का 2 गुना, A की आय का 2 गुना B की आय है। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिखेंगे, इनकम ऑफ B इज 2 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ A। ठीक है, A की आय का 2 गुना, A की आय का 2 गुना B की आय है, दैट इज इनकम ऑफ B इज 2 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ A। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ A। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अगर मुझे लिखना है तो देखो हिंदी में देखो, A की आय का 2 गुना, किसकी आय का 2 गुना,
ए की, तो ए की आई ऐसे ले सकते हैं, ए की आई का 2 गुना, तो 2a लिख दूँ, ठीक है। बी की आई है मतलब इक्वल टू दे दो, और क्या है, बी की आई है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इंग्लिश में देखो, इनकम ऑफ बी, तो ये बी लिख लिया, इज 2 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ ए, 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, ठीक है, किसका, तो ए के, ठीक है। इंग्लिश में उल्टा हो जाता है स्टेटमेंट, इसलिए अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ना, जो भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ऐसे आगे में प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, रेशो अगर निकालते हैं, तो इसका रेशो देखो, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में उसका 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2a इक्वल टू 1b हो गया, तो अगर मुझे a बाई बी करना है, ठीक है, तो देखो ये 2a हो गया, ये 2a एज इट इज़ हो गया, और यहाँ पर ये बच जाएगा यहाँ पर 1, और ये मल्टीप्लाई में था 1b, तो b इधर आने के बाद डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, a बाई बी इक्वल्स टू ये 1 एज इट इज़, और ये 2 इंटू ए है, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब ये डिवाइड में जाता है तब क्या हो जाता है, जब ये उधर साइड जाएगा इक्वल टू के, तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो a और b का रेशो क्या आ गया, 1/2। तो आगे में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम हमको देखने पड़ेंगे, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी हमको इनवर्स रेशो भी दिया जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो। अब ये डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्गानुपात, ठीक है, वर्गानुपात। अब जैसे मैं लिखूँ a/b, ठीक है, और पूछा जाए कि a/b का आपको डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो डुप्लीकेट रेशो तो वर्गानुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, a²/b²। अगर मान लो कि a और b की वैल्यू, a/b की वैल्यू आपको दी है 2:3, तो फिर इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया इसका वर्गानुपात, दैट इज डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। इतना आसान है। अगर 3 आपको दे दिए, 3 रेशो दे दिए 3:4:5, दैट इज a/b/c, और आपको बोला कि a/b/c का क्या निकालो, डुप्लीकेट रेशो निकालो या तो वर्गानुपात निकालो, तो 3 का स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर कर देना, तो हो जाएगा 9:16:25। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डुप्लीकेट रेशो किसका, 3:4:5 का, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशो भी आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है सब डुप्लीकेट रेशो। जब ये सब वर्ड लग जाए तो उल्टा करना, जैसे अगर डुप्लीकेट आया तो हम क्या करते थे, वर्ग निकालते थे, मतलब स्क्वायर निकालते थे, लेकिन सब डुप्लीकेट आ जाएगा तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात या तो वर्गमूलानुपात, ठीक है। तो आपको एक रेशो दिया है, मान लो आपको रेशो दिया है 2:5 225:49, और आपको बोला कि इसका डुप्लीकेट रेशो इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालो। सब डुप्लीकेट रेशो निकालने को बोला तो आपको क्या करना है, रूट लेना है, 225 का रूट ले लेना है, दैट इज वर्गमूल ले लेना है, और 49 का वर्गमूल ले लेना है। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 का वर्गमूल होता है 15, और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 15:7 क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशो हो गया। सब डुप्लीकेट रेशो, किसका सब डुप्लीकेट रेशो हो गया, 225:49 का 15:7, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, ठीक है। चलो अब ऐसा ही कंसेप्ट आता है नेक्स्ट वाला, जिसको कहा जाता है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट, अगर ट्रिप्लीकेट आ गया, डुप्लीकेट था तो स्क्वायर किया था, ट्रिप्लीकेट आ जाएगा तो क्या करेंगे हम,
घन निकालेंगे, दैट इज घन मतलब क्यूब, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है घनानुपात, घनानुपात, ठीक है, घनानुपात। तो जैसे अगर मान लो आपको एक रेशो दिया है A:B, ठीक है, उसकी वैल्यू दे दिया है, जैसे मान लो 2:3, ठीक है, तो आपको क्या करना है 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशो आपको निकालना है। तो ऐसे केस में 2 का क्या कर देंगे हम, 2 का कर देंगे क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 2 × 2 4, 4 × 2 8, और 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27, ठीक है। तो 8:27 क्या हो जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशो, दैट इज घनानुपात जिसको कहा जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, क्यूब करना है, मतलब सीधा सीधा क्या करना, 2 का क्यूब निकाल लेना और 3 का भी क्या करना, क्यूब निकाल लेना। तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा घनानुपात, ठीक है। और घनानुपात कितना निकला 2:3 का 8:27। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है, ट्रिप्लिकेट हमने लिया था, अब सब वर्ड जोड़ देते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। सब ट्रिप्लिकेट मतलब यहाँ पर घनमूल आएगा, जब सब आ जाता है तब मूल के पास चले जाना, तो यहाँ पर ट्रिपली मतलब घन आ जाएगा, ठीक है, घन मूलानुपात, ठीक है। अब इसमें देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, A:B, जैसे आपको दिया है 27:64, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, ट्रिप्लिकेट, ठीक है। एक मिनट, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, ठीक है। ट्रिप्लिकेट रेशो, सॉरी, सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है। तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होगा, अगर ट्रिप्लिकेट होता तो हम घन करते थे, क्यूब करते थे, लेकिन यहाँ पर सब वर्ड लग गया, तो सब मतलब क्या निकालना है, घनमूल। तो 27 का घनमूल निकालना है, तो 27 यहाँ पर लिख लेते हैं, इस 64 लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना है क्या, नहीं, हमको घन निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर भी आ जाएगा 3। तो 27 का घनमूल कितना होता है, तो वो होता है 3, और 64 का कितना होता है, तो 4। तो इसका क्या निकाला हमने, सब ट्रिप्लिकेट रेशो हमने निकाला, जिसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, घन मूलानुपात, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थे। अभी और भी कुछ 2-3 चीज़ें हैं, उसको मैं कवर करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में सीधा हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, डायरेक्टली हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। छोटे मोटे कंसेप्ट है ये तो आपको आ ही जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली अभी क्या करते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये सब छोटे मोटे कंसेप्ट ही आपको प्रॉब्लम के दौरान ही समझ में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम मैं लेता हूं, सबसे पहला गणित में लेता हूं, यदि A:B बराबर 5:7 तथा B:C इक्वल टू 6:11 तो A:B:C कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर A:B का वैल्यू लिख लेता हूँ, आंसर करते हैं हम लोग। A:B का वैल्यू कितना है, A:B का वैल्यू कितना है 5:7 है, ठीक है। और B:C का वैल्यू कितना है, B:C का जो रेशो दिया है वो है 11, 6:11, ठीक है। अब इस केस में क्या करना, तो देखो 2 तरीके बताऊंगा, आप जो आपको आसान लगे वो आप चुन लीजिएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ A:B:C, डायरेक्टली लिख लिया, तो 5:7, और ये देखो यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है। पहले इस केस में B का वैल्यू 7 है, तो 7 तो मैंने लिख लिया। अब ये B:C जो है, B:C का वैल्यू मैं नीचे लिख लूँगा, दैट इज 6:11, ठीक है। ये हो गया A:B का वैल्यू 5:7 और B:C का वैल्यू क्या हो गया 6:11। तो ऐसे केस में अब ये अलग है और ये अलग है,
दोनों का आपको समान करना है। तो समान करने के लिए क्या करना, ये देखो ये वाला ऊपर का रो है, ये वाला नीचे का रो है। तो यहाँ पर कॉमन कौन है, बी है ना, ये बी कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वैल्यू कॉमन नहीं है, वैल्यू अलग अलग है, तो गड़बड़ हो जाएगी। वैल्यू अगर कॉमन होती तो डायरेक्टली हम लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है, वैल्यू अगर कॉमन नहीं है तो ऊपर के रो को 6 से मल्टीप्लाई करो और नीचे के रो को 7 से मल्टीप्लाई करो, इंटरचेंज कर देना। 7 से नीचे में मल्टीप्लाई कर देना, 6 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 से इस पूरे रो को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 6 से पूरे रो को मल्टीप्लाई कर दे तो 6 पंचे 30, ठीक है, 6 साती 42, ठीक है, ऊपर का काम हो गया, ठीक है। इस टू लिख दो क्योंकि वहाँ पर सी आएगा। तो नीचे, अब नीचे आते हैं, नीचे वाले रो में 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 सकम 42 और 11 गुने 7 तो 77। अब ये 42 बी की वैल्यू सेम हो गई, देखो ये था ए इस टू बी इस टू सी, तो ये देखो 42 जो है वो सेम आ गया है, ठीक है। तो इस केस में हमारा फाइनल रेशो क्या आ गया, तो 30, ये 42 में से एक 42 को हटा दो, 42:77। तो ए इस टू बी इस टू सी कितना आ गया, 30:42:77, ठीक है। अब ये तो हो गया लॉन्ग वाला तरीका, इसी को शॉर्ट कैसे करना, तो शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका। अब आपको जो लगता है वो आप चूज करो। रेशो लिख लो, 5:7, 6:11, दोनों लिख लो, दोनों एक के नीचे एक लिख लो, A:B, B:C, दोनों एक दूसरे के नीचे लिख लो। और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ट्रिक याद रखना है। और ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ट्रिक है उल्टा n, ठीक है, उल्टा n। यहाँ से शुरुआत करना, 5 से शुरू करना, फिर इधर लेके जाना, फिर 11 तक पहुँचना, ठीक है। तो क्या करना, उल्टा n, तो क्या करना, ये 5 और 6, मैं ऊपर से नीचे आया तो 5 6 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 छक्के कितना हो जाता है, 5 छक्के 5 6 30, ठीक है, इस 2। अब ये इधर से इधर लेके गए हम लोग, तो साइन आता 6 7 42, ठीक है, 30:42। और 7 से मैं कहाँ आया, 11 के पास, तो 7 11 77, बस एक लाइन में आंसर, ठीक है, 30:42:77, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है उल्टा एन वाला, तो इसी को फॉलो कीजिएगा अगली बार भी। चलो और एक प्रॉब्लम आपकी समझने के लिए ले लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम लेते हैं, दूसरा लेते हैं, यदि प्रॉब्लम 2, यदि A:B = 7:9 है तथा B:C = 5:4 है, ठीक है, तो A:B:C कितना होगा, ठीक है। चलो तो सीधा शॉर्टकट तरीके से करते हैं अपने। शॉर्टकट तरीके में मैंने क्या बताया था, दोनों रेशो लिख लो, A:B, B:C। अब वो कॉमन है नहीं है, कोई लेना देना नहीं अपने को, सीधा 7:9 लिख लो, सीधा 7:9 लिख लो, 7:9, और उसके नीचे क्या लिखना, 5:4, A:B, B:C। और ट्रिक क्या बताया था मैंने, ट्रिक बताया था उल्टा n। चलो उल्टा n कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो पहले 7 और 5 का मल्टीप्लाई करो, तो 7 5 35, 7 5 35 इस 2। अब 5 से लेके जाओ 9 तक, ये ऐसा 5 से 9 तक, तो 9 पंचे 45, ठीक है, और फिर 9 से 4 की तरफ आओ, ये ऐसा, ठीक है, तो 9 चौक 36, ठीक है। अब इसमें कोई डिवीजन जाता है क्या, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर भी 5 होता तो फिर हम 5 से तीनों को भी डिवाइड कर सकते, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इतना आसान है, 35:45:36 उल्टा n। अगर आप उल्टा n से नहीं करना चाहते तो ऐसे करो, ठीक है, A:B, ठीक है, A:C। तो A:B क्या है, 7:9। फिर B:C कितना है, तो B के नीचे B की वैल्यू लिखो 5,
और सी के नीचे सी की वैल्यू 4। ठीक है, अब दोनों अलग अलग नंबर है, ये 9 है ये 5 है, तो दोनों को समान लाना है। तो समान लाने के लिए क्या करो, ऊपर के रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे के रो को कितने से मल्टीप्लाई करना, और नीचे के रो को 9 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 5 से 9 को ऊपर वाले रो को मल्टीप्लाई कर देना और 9 से 5 वाले रो को मल्टीप्लाई कर देना। तो ऊपर वाली जो रो है 7:9 उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 5 7 35 और 5 9 45 हो गया। ऊपर के रो में 45 आ गया। अब नीचे के रो से कितने से मल्टीप्लाई करना है, 9 से। ठीक है, नीचे के रो को मतलब 5:4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो 9 पंचे 45 और 9 चौक 36। अब ये 45 बी की वैल्यू है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो ये 45 में से एक 45 को हटा दो, तो रेशो क्या आ गया, ए आ गया 35, बी आ गया 45 और सी आ गया 36। देखो सेम ही आंसर है, सिर्फ तरीका अलग अलग था। कोई भी तरीका फॉलो कर लो, आंसर वही आना है। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। चलो प्रॉब्लम लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं, कलर। चलो नेक्स्ट वाला तीसरा प्रॉब्लम लिखता हूं मैं। यदि a is to b, इंग्लिश में ऐसे ही आएगा, इफ a is to b इक्वल टू 5:7 एंड तथा लिख लेते हैं। चलो तथा हिंदी में लिख लेते हैं, तथा b is to c इक्वल्स टू 6:7, तो a is to b is to c बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखो अब इतना सिंपल है, दो रेशो आपको दिए है, a to b, b to c और abc निकालना है। उल्टा एन वाले मेथड से करो। तो चलो पहला रेशो लिख लो 5:7, दूसरा रेशो लिख लो 6:7। ठीक है, 5:7 और 6:7, और सीधा सीधा क्या करने को बोला था मैंने, सीधा सीधा क्या कर लेना, उल्टा एन। उल्टा एन मतलब 5 6 30 हो गया, फिर 6 7 42 और 7 7 49, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, खत्म। इतना आसान है। ठीक है, एक लाइन में आंसर आता है। ठीक है, आप मेरे मेथड्स फॉलो कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी आपके आंसर्स आएंगे। चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं। यदि a is to b इक्वल्स टू 4:7 है, तथा इंग्लिश में ऐसे ही बनेगा, इंग्लिश में इफ a is to b इक्वल टू 4:7 एंड b is to c इक्वल्स टू 5:9, देन फाइंड a is to b is to c। तो a is to b is to c बराबर कितना होगा। ठीक है, तो चलो वही सेम ही है। ठीक है, चलो रेशो लिखता हूँ 4:7 और 5:9। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है उल्टा एन, तो उल्टा एन कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a is to b is to c, तो ये हो गया 20, फिर ये 5 7 35 और 9 7 63, या तो 7 9 63। तो ए बी सी का रेशो क्या आ गया, 20:35:63। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा गणित चेंज हो रहा है। ठीक है, गणित में लिखता हूँ, यदि इफ a/b इक्वल्स टू 2/3 b/c इक्वल्स टू 4/5, देन फाइंड, या तो इंग्लिश में लिखते हैं, तो a प्लस b अपॉन b प्लस c इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। देखो a/b दिया है, b/c दिया है, मतलब सीधा सीधा a is to b दिया है आपको। a is to b कितना दिया है, 2:9
3 और B/C कितना दिया है, B/C दिया है 4:5। बस तो A/B/C निकाल लो पहले। तो अपने को निकालना क्या है, A+B B+C, मतलब तीनों की जरूरत है, A B और C तीनों की जरूरत है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ A/B/C। ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारी थी उल्टा n, ठीक है, ट्रिक हमारी थी उल्टा n, तो कर लो उल्टा n, ये उल्टा n, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो ये जो आपको मिला 8:12:15, ये ABC का वैल्यू है। तो A के जगह हमको निकलना क्या है, A+B/B+C, यही निकलना है ना, ठीक है। तो A+B का वैल्यू कितना हो गया, A हो गया 8, B हो गया 12, B हो गया 12 और C हो गया 15। बस हो गया, 12 और 8 20 और 12 और 15 कितना होता है, तो 27। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20:27 या तो 20/27, जो भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो इतना आसान ये गणित है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम 7th वाला सेम ऐसे ही है। यदि A/B इक्वल टू 2:3 है, B/C इक्वल्स टू 4:5 है, तथा C/D कुछ नहीं हुआ, 2 नंबर ने ऐड हो, एक रेशियो ने ऐड हो गया, इक्वल टू 6:7 है। तो क्या करना है, A/B/C/D निकलना है, ठीक है। अब ज़्यादा रेशियो दे दिए तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा भी रेशियो दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दो अभी, ठीक है। अब ध्यान दो, ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो आंसर निकालते हैं। पहले क्या करो, AB दिया है, BC दिया है, पहले 2 का काम कर लो, पूरा तीनों को एक साथ मत घुसड़ो, एक एक को करते हैं, ठीक है। तो A/B कितना है, A/B है 2:3, B/C कितना है 4:5। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, A/B/C मिल जाएगा, बराबर। चलो निकाल लो फिर उल्टा n। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो 8:12:15, ये हमको क्या मिला, A/B/C। अब बचा क्या है, C/D। तो C/D को निकालना है। तो C/D को निकालने के लिए क्या करो, C के नीचे C की वैल्यू लिखो, यहाँ पर मैं D भी ले लेता हूँ, तो पूरा हो गया A/B/C/D। अब यहाँ पर C के नीचे C की वैल्यू लिखो, तो C की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर ले लिया 6, और इस 2D की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिख लो। अब वही यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है, तो ऊपर के रो को किससे मल्टीप्लाई करना, 6 से, ठीक है। और नीचे के रो को किससे मल्टीप्लाई करना, 15 से, ठीक है। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 8 = 12 × 6 बराबर = 15 × 6 बराबर। और नीचे में आ जाएगा, नीचे में किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। तो 15, एक मिनट, 6, नीचे में 6 था ना, तो 6 × 15 = यहाँ पर D का वैल्यू क्या था, D का वैल्यू है 7, तो 7 × 15, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम ही आएगा, 15 × 6 कितना आता है, 15 सका है 90, ठीक है। तो इसको कर लो, sin 8 8 4 48 = 12 सकम 72 = 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, तो 90 90 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिख दो, ठीक है, एक ही बार लिख दो, 90 आने वाला है। और ये D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 7 105, 105। तो ये हो गया A/B/C/D, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो कभी भी आपको अगर 4 चीज़ें निकालना है, A/B/C/D, तो ऐसे केस में 2 को निकालना, ठीक है, 2 लेना, तो आपको थोड़ा आसान जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं, 8th वाला प्रॉब्लम। हिंदी में लिखता हूँ,
यदि A/B इक्वल्स टू 1:2 है तथा B/C इक्वल्स टू 3:4 है, और मान लो और एक ले लेते हैं C/D बराबर 5:6 है, तो क्या निकालना है? तो निकालो D/C/B/A। अब ये गड़बड़ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, वैसे ही करना है। पहले क्या करो, A/B/C निकाल लो। तो A/B कितना है? 1:2। B/C कितना है? 3:4। ये ले लिया मैंने, 1:2 3:4। उल्टा n वाली मेथड, उल्टा n ले लो, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A/B/C। तो A क्या आ जाएगा? 3 × 1 = 3, B आ जाएगा 3 × 2 = 6 और C आ जाएगा 4 × 2 = 8। ठीक है, और यहाँ पर मैं बाजू में D को भी ले लेता हूँ। ठीक है, C/D आ गया। अब C/D का वैल्यू लिख लो। तो C का वैल्यू है 5 और D का वैल्यू है 6। ठीक है, तो अब ऐसे केस में ये C और ये C दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। ठीक है, उल्टा कर दो। ठीक है, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करो और नीचे में 8 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर के रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे के रो को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो समान आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते। 5 ये 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15। ठीक है, इस 2 5 × 6 = 30, फिर 8 पंचे या तो 5 × 8 = 40। ऊपर का रो कंप्लीट। अब नीचे के रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 8 पंचे 40 और 8 × 7 = 48। अब ये 40 2 बार आ गया, तो 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार ले लो। तो A हो गया 15, B हो गया 30, C हो गया 40 और D हो गया 48। ठीक है, तो A/B/C/D हमको मिल गया। लेकिन हमको पूछा क्या गया है? हमको पूछा गया है D/, ये हमको क्या मिलेगा? A/B/C/D। पूछा क्या गया है? D/C/B/A। उल्टा, तो आंसर क्या आ जाएगा? D का वैल्यू 48, C का वैल्यू 40, B का वैल्यू 30 और A का वैल्यू 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं। नाइन्थ वाला था, नेक्स्ट वाला 9th वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, यदि P/Q = 3:4 है तथा Q/R बराबर 8:9 है, तो P/R बराबर कितना? ठीक है, अब ऐसे केस में आप बिल्कुल उल्टा n वाला मेथड तो इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आएगा। लेकिन ऐसे केस में जब आपको ये पहला वाला और ये आखिरी वाला, इन दोनों के बीच का रेशो निकालना है क्या ऐसा? ये पहला है, ये आखिरी है। P/Q, Q/R, बीच में Q है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P और R, पहला और आखिरी वाला आपको दिख रहा है। देखो आपको क्या दिया है? P/Q दिया है। ठीक है, P/Q दिया है और Q/R दिया है, और आपको क्या निकालना है? ये आखिरी वाले। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना, कुछ उल्टा n वगैरह मत करते बैठना, या तो भी आंसर आएगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, आपको P/Q क्या दिया है? P/Q दिया है 3:4 और आपको Q/R दिया है 8:9। तो सीधा ऐसे केस में क्या करना कि आपको ये पहला और ये आखिरी, ये दोनों निकालना है, बीच में Q कॉमन है। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, ऐसे केस में आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो P/Q मल्टीप्लाइड बाय Q/R। तो सीधा आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? P/R की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, तो 2/3 वैल्यू आ गई। तो 2/3 मतलब P कौन हो गया? P हो गया 2 और 3 हो गया Q। तो P/Q आपका आ जाएगा 2:3। बहुत सिंपल है। ठीक है, 2:3। ठीक है,
चलो, तो ऐसे केस में आपको पहला और आखिरी अगर निकालना है और बीच में कोई कॉमन है, जैसे इस केस में Q कॉमन था, देखो Q कॉमन है यहाँ पर और आपको P और R निकालना है, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 3/4 इंटू 8/9 मल्टीप्लाई कर देना दोनों रेशो को, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं, लास्ट वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, यदि A/B बराबर 7:9 है और B/C बराबर 15:7 है, तो A/C निकालना है, बराबर कितना। तो देखो यहाँ पर A/B दिया है, B/C दिया है और A/C पूछा है, पहला और आखिरी पूछा है, तो सीधा सीधा मैंने क्या बोला था, बीच में कॉमन है B, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 15/7, 7 कैंसिल, आ गया 15/9, तो A/C क्या आ गया, सीधा सीधा 15:9। ठीक है, 15:9, इतना सिंपल है। ठीक है, 7 कैंसिल हो गया तो 15:9। ठीक है, अब 15:9 को सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिवीजन जाता है क्या, जाता है, और डिवाइड होता है। ठीक है, और डिवाइड होता है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं। देखो इसको डिवाइड होता है, 3 3 9, 3 5 15, तो A/C क्या आ जाएगा हमारा, A/C आ जाएगा 5:3। हमने इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दिया, तो आगे ये डिवाइड नहीं होगा, एट शेप इसका बना गया है। ठीक है, चलो तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो ये रेशो प्रोपोर्शन है। थैंक यू सो मच। अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे रेशो प्रोपोर्शन को, अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।